नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने? बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के एक्शन की कि आखिर किस तरह से उसने चाबुक चलाया है तमाम राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी पर। साथ ही साथ बात होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की और उसको लेकर मचे घमासान की भी, और बात इस पर भी होगी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के खिलाफ आखिर क्षेत्रीय दलों में क्यों है ऐसी खलबली। बात और भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त पे देखते हैं हेडलाइंस। एक्शन में चुनाव आयोग 6 राज्यों में गृह सचिव को हटाने के जारी किए आदेश। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के आदेश। तेलंगाना के जगतियाल में राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ, हमारे लिए हर मां और बेटी शक्ति का स्वरूप। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा, बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। वहीं चंदे को लेकर राजनीतिक दलों में मचा घमासान, एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, तो वहीं बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल भी सीट बंटवारे पर करेंगे माथापच्ची। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर। कहा, ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण बना हादसे की वजह। अधिकारियों के बजाय खुद मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर चुनाव आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका। तुरंत सरेंडर करने के दिए आदेश। मेडिकल ग्राउंड पर पिछले 10 महीने से थे जेल के बाहर। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग के बड़े एक्शन पर। एक्शन में है चुनाव आयोग, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए और इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, उस पर वो प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। तो चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। 6 राज्यों में यह कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी एक कार्रवाई की गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाया, यानी कि ये 8 राज्य हो गए और पश्चिम बंगाल को मिला लें तो 9 राज्यों में कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि शाम 5 बजे तक ये कार्रवाई राज्यों को पूरी करनी है। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया था कि हर हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए प्रतिबद्ध है चुनाव आयोग। आयोग ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना जरूरी है और सभी को समान अधिकार मिले, सभी राजनीतिक दल किसी के साथ भेदभाव ना हो, यह देखना जरूरी है और उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के सवाल पर बीजेपी और विपक्ष शासित राज्य शामिल हैं। कई राज्यों में डीजीपी के सरकार की दूसरी भूमिका में भी होना बताया जा रहा है, तो डीजीपी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं और इस पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल इसका सीधा उदाहरण है, जहां डीजीपी को
बदल दिया गया। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, कितनी बड़ी कार्रवाई इसको देखते हैं, और कहीं ना कहीं इतना पहले एक्शन में दिखता नहीं था चुनाव आयोग, लेकिन जिसको कहते हैं कि एकदम शुरुआत में इस तरह का एक्शन लिया है। सभी राजनीतिक दलों को भी यह संकेत है कि उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मिलेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए प्रतिबद्ध है चुनाव आयोग। बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा के दूसरे दिन चुनाव आचार संहिता के पालन करते हुए जो कार्रवाई की है वो अभूतपूर्व है। चूँकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब शिकायतें मिलती हैं और चुनाव के दौरान जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसके बाद चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में चुनाव आयोग के पास पूर्व से ही कुछ इनपुट्स रहे होंगे और इन इनपुट्स के आधार पर चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आयोग की टीम वहाँ पर गई थी तो उन्होंने खासतौर से जो प्रशासनिक अमला है उसको चेतावनी दी थी कि जो आयोग के निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए और आचार संहिता को पालन करने के लिए और जो भी गाइडलाइंस हैं उनके पालन करने में अगर कोई भी कोताही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से गृह सचिव हटाए गए हैं 6 राज्यों के, वो ये बताता है कि आयोग अब ये बिल्कुल देखना नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके के उनके आदेश के अनुपालन में अगर कहीं भी कोई कोताही बरतने वाली गुंजाइश भी बचती है तो उसको वो देखे। इस तरीके से हमने एक और चीज़ देखी थी, आयोग ने कहा था कि चुनाव से पहले जो तमाम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जा रही है आयोग की उस पर नज़र है और आयोग इसकी समीक्षा करेगा कि वो एंड वक्त पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों की गई हैं। तो ये भी एक मसला होता है और आयोग ने कहा था कि इस पर आयोग संज्ञान लेते हुए अपने फैसले में ये तय करेगा कि उस पद पर कौन अधिकारी रहेगा। तो आयोग ने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की जो शुरुआत की है वो बेहद शानदार है और जो उन्हें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो तमाम अधिकार हैं उनका उपयोग करते हुए उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है शुरुआत में ही कि आयोग पूरी तरीके से सख्त है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो संविधान में उनको अधिकार दिए गए हैं, जो संविधान में जो उनमें मंशा व्यक्त की गई है कि आयोग को किस तरीके से चुनाव कराने हैं, उसकी ये प्रतिध्वनि मुझे लगता है और इसको आगे भी क्या तरीके से देखना चाहिए। जी बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, निश्चित तौर पर पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और कम से कम वोटर्स को तो बहुत खुश होना चाहिए इसको लेकर के। ऋषि, आगे भी हम देख सकते हैं कि आगे भी इस तरह के एक्शंस होंगे। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस बार 2000 से अधिक ऑब्जर्वर्स तैनात किए हैं और इन ऑब्जर्वर्स में जो सबसे बड़ी भूमिका जो 3M का जिक्र किया था चुनाव आयोग ने, जिसमें कि मसल पावर और मनी पावर और MCC का वायलेशन तो रहता ही है और मिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए अलग इंतजाम किए हैं, मसल पावर और मनी पावर के लिए खास तौर से जो आयोग के सामने बड़ी चुनौती है, जिसमें कि आज के समय में मनी पावर एक ऐसी चीज हो गई है जिसको कि कंट्रोल करना एक बड़ी ऐसी परिस्थिति है कि आयोग ने पूर्व में जिस तरीके से तमाम जब्ती की है, कैश जब्त हुआ है और काइंड में जो चीजें होती हैं, सोना होता है और जो तमाम आभूषण होते हैं, जो ड्रग्स यहाँ तक होता है, ये जब जब्त किए जाते हैं तो इसका भी बड़ा असर पड़ता है क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने में जो कैश और काइंड का जो भूमिका है वो दिनों दिन बढ़ी है। इसीलिए आयोग ने 4M का जो सूत्र दिया है उसको पूरा अगर वो करना है और उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा है कि 100% इसको हम पूरा करेंगे कि 3M को कंट्रोल करना। उस कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने पसंद के या ये कहें कि उनके आदेश का पालन करने वाले और ट्रांसपेरेंट अफसर चाहिए जो कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए, ना कि किसी का पक्ष लेते हुए नजर आए। तो इस वजह से ये कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है और आयोग इस मामले में शुरुआत जो उन्होंने की है उससे लगता है कि शुरुआत ऐसी है तो आगे का आगाज क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी निश्चित तौर पर कम से कम वोटर्स के लिए, आम जनता के लिए ये एक अच्छी खबर है कि वो खुलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, वो खुलकर अपने मतदान कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का संघर्ष जारी है। क्षेत्रीय दलों का संघर्ष किस तरह से है इसको भी समझने की जरूरत है और इस खबर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी बिगुल जो बजा है उसके साथ ही क्षेत्रीय दलों में जीत और हार को लेकर जो आपसी संघर्ष है वो
तेज हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों की एकता की पहल जितनी तेजी से शुरू हुई थी उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई है। तो चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों में जीत को लेकर संघर्ष तेज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों की एकता की पहल जितनी तेजी से शुरू हुई उतनी ही तेजी से खत्म हुई है। 2022 में 3 प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच बनाने की पहल की थी। 3 प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच बनाने की कोशिश की थी और जिसको कहते हैं कि अपना विस्तार फलक बढ़ाने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी, केसीआर और नीतीश कुमार ने अलग अलग इसकी कवायद की थी और तीनों की हसरतें जो थी वो राष्ट्रीय स्तर पर आने की थी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के महागठबंधन ने एसपी, आरएलडी सहित कई दलों को साथ लिया था और कई दलों का साथ लेकर आगे बढ़े थे ये दल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार क्षेत्रीय दलों के हर गठबंधन में भीष्म पितामह की भूमिका में नजर आए थे। केसीआर ने अपनी इस पहल में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति, ताकि उनको एक राष्ट्रीय चेहरा, एक राष्ट्रीय स्वीकृति मिल सके। विपक्षी एकता के अभियान में केसीआर ने बीजेडी और आप सहित कई दलों से संपर्क साधा था। आज ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, एकला चलो। तो वहीं केसीआर अपनी ही जमीन पर परास्त हुए हैं, बुरी तरह से पराजित हुए हैं वो तेलंगाना में चुनाव, तो अपना राज्य नहीं संभाल सके। शरद पवार खुद की पार्टी नहीं बचा सके और अलग निशान के साथ इंडी गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो जो भीष्म पितामह थे वो खुद की पार्टी नहीं बचा सके, जो राष्ट्रीय फलक पर छाने की बात करते थे। नीतीश कुमार ने पहले इंडी गठबंधन बनाया और फिर वो खुद ही एनडीए में आ गए। आरएलडी ने एसपी से नाता तोड़ लिया। तो कहां पीएम मोदी को 400 सीटों पर घेरने की तैयारी थी, अब एक एक सीट पर लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी ने खुद के लिए 370 का लक्ष्य रखा है तो एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाया है तो क्षेत्रीय क्षत्रपों का इंडी गठबंधन तेजी से सिकुड़ता गया है। बहुत सारे दल जो है उससे अलग हुए हैं। जाहिर है नीति, नियत और नेतृत्व के बिना बने विपक्षी गठबंधन का शोर चुनाव आते आते दब गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गठबंधन को जोड़ने के बजाय नेतृत्व को लेकर विवाद को बढ़ाया है। इंडिया गठबंधन में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका को लेकर संघर्ष, सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। अब मुकाबला सिर्फ जुबानी आरोप और पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले पर उतर आया है। कल मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने आज पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। एक तरह से इसके जरिए उनका यह घोषणा पत्र बताया है प्रधानमंत्री ने। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के मंच से ऐलान किया है कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम ने कहा कि एक और शक्ति का विनाश सोचने वाले लोग हैं, एक शक्ति की पूजा करने वाले हम लोग हैं। पीएम ने कहा कि मेरे लिए सभी मां बेटियां ही शक्ति स्वरूपा हैं, मैं विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब सवाल यह है कि कभी मोदी के परिवार पर हमला, कभी सनातन संस्कृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, क्या मोदी की गारंटी के खिलाफ बिना किसी एजेंडे से चुनाव में मुकाबला किया जा सकता है? यह भी एक सवाल है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति का प्रयोग एकजुटता के लिए होता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा पर शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं,
जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया और इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और मेरे लिए सभी माताएं और बहनें पूजनीय हैं। जहां से इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। अनुजा जी और प्रभात जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपसे मैं चाहूं कि इस खबर का विश्लेषण करें और उसके साथ शुरुआत करना चाहें, जिस तरह से हम विपक्षी एकता और फिर हम जो सत्ताधारी दल है, अगर हम दोनों की बात करें, सबसे पहले इनकी बात करें, तो आप देखते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी की बात करें, केसीआर की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, शरद पवार की बात करें, ये सब किसी न किसी समय इन्होंने एक गठबंधन बनाने की शुरुआत की, लेकिन अंत में आप देख रहे हैं कि सब कहीं ना कहीं या तो एकला चलो रे की स्थिति में है और या तो फिर अपनी ही लड़ाई, यानी कि अपने अपने राज्यों में बैकफुट पर हैं, अपनी पार्टी में बैकफुट पर हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा गठबंधन बनाने की कवायद थी वो अब अपने अपने मिशन तक सिमट गई है? निखिल, आपके रिपोर्ट पे आऊं से पहले जरा अभी आपने जो साउंड बाइट सुनाया, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी सुनाया और आपने राहुल गांधी का भी सुनाया, तो जाहिर सी बात है कि कैसे ये पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग अपने ही नैरेटिव में फंसते हैं, उसका एक सबसे बड़ा एक ताजा उदाहरण है कि आज आप देखिए कि मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सारे नेता उस शक्ति को परिभाषित करने में लगे हुए हैं। कोई एक उसे आसुरी शक्ति का नाम दे रहे हैं, कोई एक निगेटिव पावर की बात बता रहे हैं। ए भैया, इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी? जब आपने एक बार उसमें हिंदू देवी की बात बताई, हिंदू शक्तियां की बात बताई, तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में उनकी अपनी अधिष्ठात्री जो देवी है उसी के एक जहन में आएगा। अब आप उसको ये बता रहे हैं कि उसमें राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति की बात की थी, राहुल गांधी ने निगेटिव पावर की बात की थी। तो इतना एक्सप्लेनेशन आप जब दे रहे हैं आपके शीर्ष नेतृत्व में, जब इस बात को एक बड़ी तरह से मंच पे, सार्वजनिक मंच पे और इंडिया गठबंधन के मंच पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र ही है एक तरह से, तो आप इसको एजेंडा बनाते हैं और बाद में उसको सफाई देते हुए देखते हैं, तो इसी का हश्र ये हुआ है कि जो 2022 में जो आपने मोमेंटम देखा था अपोजिशन पार्टीज की, जिसे आपको लग रहा था कि देश में जो 2024 का जो चुनाव होने वाला होगा वो शायद एक दिलचस्प मुकाबला होगा सीटों पे, उसका हुआ क्या? तो उसका हश्र यही नैरेटिव है जो राहुल का। आप ये पिछले दिनों की जो मीटिंग थी जिसमें लालू यादव ने कहा कि भैया ये मोदी का कौन सा परिवार है, तो ये आप अलग अलग तरीके से ये सारे गठबंधन की जो अपनी महत्वाकांक्षा थी, 28 दल मिलके आए,
लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा सबके सर पे सब बोल रही थी। उसमें बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई होगा, वो कभी तय नहीं हो पाया कि कांग्रेस को ये बड़ा भाई हम मान लें या कांग्रेस पार्टी इन पार्टी रीजनल पार्टी को बड़ा भाई मान लें। तो इतने आप कह सकते हैं कि एक अहंकारी जो व्यवस्था में और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा में हश्र क्या हुआ, जो सीट शेयरिंग को लेके जो मुंबई गठबंधन में अभी मंच पे आपने देखा होगा कि लगभग अखिलेश यादव को छोड़ के बाकी सारे लगभग लोग थे जो अभी बचे रह गए हैं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पे कब नतीजा आएगा। तो इतने कंफ्यूजन के बीच में आप ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप इस तरह से देवी शक्ति और शक्ति का नैरेटिव दे रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपके झोली में कुछ भी नहीं है। जी 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 बिल्कुल। और ये सवाल प्रभात कुमार जी से शुरू करते हैं। प्रभात कुमार जी, आपने सुना कि किस तरह से जो राहुल गांधी का जो पूरा स्टेटमेंट था, आपको लगता है कि इस तरह के अगर आप उसको कोई भी एक्सप्लेन करें, लेकिन एम्बिगुअस स्टेटमेंट देकर सेल्फ गोल नहीं करते हैं कांग्रेस के नेता, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका दे देते हैं और उसके बाद जो एजेंडा है वो बीजेपी सेट कर लेती है? सर्वप्रथम निखिल जी आपको और मेरे को पैनलिस्ट अनुजा जी और मिश्रा जी, इनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। जी जी, आपको भी नमस्कार, राम राम जी। और बात शक्ति की हो रही थी। मैं कोई एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, ना डिफेंड करने आया हूं। एक शक्ति की पूजा रावण भी करता था। पूजा की बात हो रही है और यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भगवान राम युद्ध के अंतिम पड़ाव में थे, जब राम रावण का आमना सामना होना था, भगवान राम एक दिन दुखी बैठे थे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा रावण से। तो सबने कहा कि क्यों? कह रहे हैं साक्षात शक्ति विमुख हो गई है। तब जामवंत जी ने कहा था भगवान श्री राम से, मिश्रा जी बेहतर जानते होंगे, मानस में वर्णन है इसका। भगवान श्री राम से जामवंत जी ने कहा था कि अगर वो व्यक्ति अनैतिक होते हुए भी शक्ति की पूजा करके शक्ति प्राप्त कर सकता है तो आप तो निष्ठावान हो, नैतिक हो, सत्य पे हो, तो आप भी शक्ति की उपासना करो, आप भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो। पहली बात। दूसरी, जब प्रधानमंत्री जी शक्ति पूजा की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था मणिपुर की नग्न परेड। वो भी मातृशक्ति है ना। तेलंगाना में खड़ा होकर के आप शक्ति की बात कर रहे हो और दिल्ली में नाक के नीचे आपके जंतर मंतर पर जिन बेटियों को घसीटा गया, वो भी तो शक्ति की उपासना होती है। अगर उनकी रक्षा में आप खड़े होते या दो शब्द बोल देते। आप तेलंगाना चले जाते हो प्रधानमंत्री जी शक्ति पूजा की बात करने के लिए, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। पिछले कई बार मैंने देखा, अरुणाचल प्रदेश देखा, वेस्ट बंगाल में देखा प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगा कि शायद इस बार प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएंगे, लेकिन नहीं गए, क्योंकि मणिपुर में उनको शक्ति नहीं दिखती। जिन बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा जाता है वहां शक्ति नहीं दिखती। और शक्ति की उपासना में एक श्लोक सप्तशती में। आपका ऑडियो चला गया, एक बार चेक करें स्टेटमेंट, अपना इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बोलिए। दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी भागवत में एक श्लोक है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो सबके मंगल की बात करती है, सबके मंगल की कामना करती है हमारी शक्ति। वो किसी एक के मंगल की कामना नहीं कर सकती। और जिस ढंग से शक्ति के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है विगत कुछ दिनों में, अब दिख रहा है कि शक्ति आपके साथ नहीं है। और जिस शक्ति की बात राहुल जी कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। आपने जब एक नैरेटिव सेट करने का काम शुरू किया जी, आप बार बार शक्ति की बात करते हो, आपने मातृशक्ति की बात करी। ठीक है, आपकी आवाज फिर चली गई है। आप अपना एक बार थोड़ा जो वीडियो है उसको भी ठीक करने में अनुजा जी के पास जाता है। अनुजा जी, आपने देखा, आपने सुना प्रभात जी को, वो कह रहे हैं कि जिस शक्ति की बात राहुल गांधी कर रहे थे, दरअसल उसको लोगों ने समझा नहीं, और शक्ति की उपासना तो रावण भी किया करता था। ये इनका कहना है कि अपने अपने राम है, अपनी अपनी उपासना है, और उस हिसाब से लोग उसकी उपासना कर रहे हैं, लोग उसका विवेचना कर रहे हैं, इनकी विवेचना अपनी तरह से। आप कैसे देखना चाहेंगे इसको? जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई प्रभात भाई जो बात कहते कहते गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जैसे कि इनके राहुल गांधी जी बोलते बोलते गुम हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि कौन से वक्त पे क्या बोलना चाहिए और अपनी पार्टी को किस दुविधा में वो डाल देते हैं उनके बचपने की हरकतों से।
उन्हें नहीं मालूम कि कितनी औरतों को वो घात करते हैं अपनी इस तरीके की बातों से, जो पीड़ा एक औरत को महसूस होती होगी। जिस शक्ति की बात करते हैं, मातृभूमि हमारी, जिसको हम भारत कहते हैं, मदर इंडिया कहते हैं, वो एक शक्ति है। तो क्या वो इस शक्ति के अगेंस्ट है? कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं वो? क्या संदेश खाली की शक्तियों को वो पहचानना भूल गए? क्या उनके हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना ही बुरी तरह से एक गैंगरेप हुआ था, जहां पर उनके ही सीएम उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वीरभद्र सिंह, क्या उसके शक्ति को वो पहचान नहीं पा रहे? राजस्थान जो आज हमारी झोली में है, मोदी जी की झोली में है, वहां की जो औरतें बिलखते बिलखते, जिन्होंने वोट बैंक में एक तहलका मचा दिया, छत्तीसगढ़ में तहलका मचा दिया, क्या उन शक्तियों से डर रहे हैं? क्या वो शक्तियां इन्हें नजर नहीं आ रही? आज ये शायद अपनी बहन जो इनकी प्रियंका वाड्रा है, शायद उन शक्ति को समझ नहीं पा रहे, तभी उनको आगे लेकर नहीं आते। सोनिया गांधी को वो वैसे ही नहीं पूछते। तो राहुल गांधी जी, आपकी शक्ति कौन सी है? कौन है आपकी शक्ति? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप चलते चलते आप ये बात कहने लगते कि मैं सड़क पे चल रहा हूं और ठंड में चल रहा हूं, मुझे ठंड नहीं लग रही, ये मेरी शक्ति है। तो आपकी बातों में बहुत दुख होता है कि आप अपने ही बोलने से, अपने कांग्रेस के जितने आपके लोग थे, जितने आपके लीडर्स थे, वो उन लोगों को आपसे जुदा होना पड़ा क्योंकि आपकी सोच उनसे नहीं मिलती। और वो सोच ना मिलने की रीजन है कि आज उनके सामने एक ही विकल्प नजर आता है, वो होता है छोड़ना और एनडीए के साथ मिलना, भाजपा के 370 पूरे करना, 400 पार करना। आज आप बताइए कि राहुल गांधी जी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि शक्ति आपको श्राप दे रही है? आप जवाब दीजिए कि जय जय श्री राधे श्याम का नाम लेते हैं या श्री राम का नाम लगते हैं तो आपको श्री सीता मैया नजर नहीं आती। ये आप जवाब दीजिए कि आज आप उन औरतों के लिए क्या प्रतिबद्ध हैं कि नहीं, कि जो इस तरीके से बातें करते और एक शक्ति को आप एक सड़क की आबरू बना देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज ये लोग देते हैं। एनडीए जहां पर खड़ा है वो अपने सारे संगठनों के साथ खड़ा है और रीजनल एस्पिरेशन, जैसे कि हमारे मोदी जी ने बोला था, वी आर टेकिंग फॉरवर्ड नेशनल प्रोग्रेस के अंदर एनडीए एकजुट होके खड़ा है क्योंकि सारी शक्तियां उसके अंदर एकजुट होके खड़ी है। और आज कितने ही साल हो गए, 10 साल एनडीए का गठन एक साथ खड़ा है। जो हमसे रूठ के भी गया आज हमी में वापस मिल गया, एक साथ खड़ा हो गया। तो ये आपको बताना है कि आप किसके साथ खड़े हैं राहुल बाबा। आप भूल जाते हैं क्योंकि शक्ति जिसने आपको वोट करना है उसी मात्र शक्ति ने आपके साथ खड़ा होना। आप भूल गए बाबा कि वो मात्र शक्ति का बुलाना कर रहे हैं। ठीक है। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको कौन किस तरह से ले रहा है, ये समझने की बात है। एक बार फिर से प्रभात कुमार जी के पास आएंगे। प्रभात कुमार जी, इसके ऊपर तो चर्चा लगातार हो ही रही है, अपने उसके एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन जब हम गठबंधन की बात करते हैं और विपक्षी गठबंधन की बात खास तौर पर करें तो आप देखेंगे कि कहां से शुरुआत हुई थी। अगस्त में जब इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो बहुत बल्कि 2022 से अगर इसकी शुरुआत माना जाए कि जब ममता बनर्जी, केसीआर और दूसरे नेता जब इसमें जुटे थे और ये था कि इसको एक फलक तक पहुंचाना है और 400 सीटों पर एक होकर के लड़ेंगे, इस मिशन के साथ आगे बढ़े थे। आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं? महाराष्ट्र, जिस मुंबई में ये रैली हो रही थी, वहां पर भी अभी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। कहीं आपको लगता है कि आप लोग एनडीए से पिछड़ रहे हैं? भाई, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अनुजा जी ने आज एनडीए का नाम लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले 5 वर्षों में एनडीए शब्द नहीं सुना था। मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, तो आज एनडीए बोला तो खुशी हुई मुझे। अनुजा जी, साधुवाद आपका। दूसरी बात ये बार बार कह रहे थे, हमारे मिश्रा जी हैं वो भी कह रहे थे और अनुजा जी भी कह रही थी कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। जेजेपी के साथ क्या हुआ? तमिलनाडु के अंदर स्वर्गीय श्रीमती जयललिता जी की पार्टी के साथ क्या हुआ? आज बिहार के अंदर क्या चल रहा है? बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई करवा दी इन्होंने। ये कंप्लीटली सत्ताग्रही लोग हैं,
सत्ता के लिए सारे साम नहीं तो ये दाम सवाल तो दंड भेद नीतीश अपनाने में पीछे नहीं रहते। नीतीश कुमार ने तो इसकी शुरुआत की थी, वही सवाल तो मैंने कहा। निखिल भाई मैं नीतीश कुमार जी पे आ रहा हूं। नीतीश बाबू के लिए क्या क्या शब्द और प्रयोग नीतीश कर की रहे जब थे बात ये? करिएगा, नीतीश की जब बात करिएगा तो ममता बनर्जी की भी बात करिएगा, आम आदमी पार्टी की भी बिल्कुल बात आ रहा है। करिएगा, इन सब की बात करेंगे जी। अरे हमारी बात तो आप बिल्कुल कीजिए। जी 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 मैं जी। चाहता हूं विपक्ष की बात मीडिया करे, ये मैं चाहता हूं, और ये आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है जी। लेकिन प्रश्न एक बार सत्ता पक्ष से भी होना चाहिए कि आखिर क्यों 4.5 साल आपने जेजेपी के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया और 4.5 साल के उपरांत आपने जेजेपी के साथ संबंध खत्म किए। आप बताना पड़ेगा आपको, हरियाणा की जनता को, बिहार में आपको बताना पड़ेगा कि नीतीश बाबू के लिए आपके जो शब्द थे क्या सुशोभित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे नीतीश बाबू के लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी। पगड़ी नहीं उतारेंगे, पगड़ी कहां रख दी? चरणों में। और क्यों रख दी? सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए। तो बिहार की जनता हो, हरियाणा की जनता हो, तमिलनाडु की जनता हो, मणिपुर की जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ सत्ता के लिए सारे साम दाम दंड भेद तो ये खत्म हो गई, ये तो नीतियां थी। ये सारे के सारे कर्म लेकिन वही करने तो पे बात हो रही, उतारू है। वही सवाल तो पूछा जा रहा है प्रभात जी कि आप लोग आखिर एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अरे हम बिल्कुल एक हैं। क्या कहाँ महाराष्ट्र एक के है, अंदर- कहाँ एक है? वही तो सवाल मैं तब से पूछ रहा हूं, आप उस पर आ ही नहीं रहे। मैं आपको दरअसल बीच बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं प्रभात जी कि आप लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई थी और कहां खड़े हुए हैं, आप खुद उसका आकलन करिए और बताइए। बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुई थी जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दो धंधा लो की कार्रवाई शुरू हुई थी। आज नीतीश बाबू जब जाते हुए चल रहे हैं तो मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि छापेमारी चल रही थी उनके करीबियों पे, ललन सिंह जी के करीबियों पे, इनके जो नीतीश बाबू के बहुत क्लोज थे विजय चौधरी जी, उनके करीबियों पे, नीतीश बाबू के अपने करीबियों पे। तो वो समझ में आ रहा था अक्टूबर से ही कि सीन क्या चल रहा है। लेकिन क्या नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी का आ गया गठबंधन का? ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर- नहीं, इसका महाराष्ट्र के ठीक है अंदर प्रभात जी, भाई आ आपने गया। एक सवाल उठाया है, उसका जवाब ले लेते हैं। अनुजा जी ये कह रहे हैं कि छापेमारी चूंकि चल रही थी और छापेमारी करके, ये सवाल बार बार आ रहा है कि छापेमारी करके और ईडी और सीबीआई का आप लोग एक्शन करते हैं और उसके बाद जो है इनके जो घटक दल हैं वो टूट जाते हैं, चिटक जाते हैं। ममता बनर्जी क्यों नहीं आई अभी तक हमारे पास? बड़ी दुख की बात है। ना ममता बनर्जी आ रही है, ना अखिलेश यादव आ रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी आ रही है ना? उनका कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आ रहा है। आप बताइए कि ऐसे कैसे चल रहा है कि आपके सीपीएम के भी लोग आपके साथ खड़े नहीं है, जो बातें आप करने जा रहे हैं। आप ये बताएं कि जहां पर आप बार बार ईडी और सीबीआई को दोष देते हैं, वहीं पर अधीर रंजन जी के लिए ईडी और सीबीआई चमत्कार हो जाते हैं। अरे ममता बनर्जी के ऊपर ईडी सीबीआई जानी चाहिए। संदेश खाली में जो हो रहा है वहां पर ईडी सीबीआई होनी चाहिए, वहां पर जांच होनी चाहिए। अरे भाई, आप एक तरफ क्यों नहीं हो जाते? आप थूक कर चाटते क्यों हैं अपनी ही बात को? आप जो केक सामने लेकर आते हैं, आप उसी को काट के खाने लग जाते हैं। तो जवाब आपको दे रहा है भाई साहब कि आप लोग किस तरफ खड़े हैं। अरे आप जहां पर केरला में कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलग खड़ी हो गई, बंगाल में टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे से परेशान है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुत्ते बिल्ली के बैर में खड़े हैं, पंजाब में कुत्ते बिल्ली के बैर पे खड़े हैं और कहते हैं आम आदमी पार्टी हमारे सबसे जिगरी भाई। अरे आम आदमी पार्टी आपको हटा के सुपड़ा साफ करके आपकी जगह पर आकर बैठ गई। आज आप उन्हीं के साथ बैठ के खाना, समोसे, चाय चल रही थी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टाटा, ओके, बाय बाय, सब खत्म। कैसे कर दिया उन लोगों ने? अब आप बताइए, आप ये भी बताइए कि जहां पर राहुल गांधी के वायनाड से कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कौन खड़ा कर रहा है? एनी रंजी खड़ी हो रही है, रंजा जी। अब आप बताइए, सीपीआई के अंदर जो इंडिया अलायंस के अंदर है वो राहुल गांधी के वायनाड में जाके खड़ी हो गई। ये आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब कि आपकी जो पार्टी है वो कहां खड़ी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हो पा रही, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स निकाल दिए। अरे एनसीपी में अजीत पवार जी हमारे साथ जहां पर आके खड़े हो गए, और किसको कह रहे हैं आपके हमारे साथ कौन खड़ा नहीं है? आज अकाली दल के साथ भी बातचीत चल रही है, एआईएडीएमके के साथ भी बातचीत चल रही है। अरे कौन नहीं खड़ा हमारे साथ? अरे देखिए, ऐसा है, प्रधान सेवक बनकर इस आइडियोलॉजी के साथ आज कोई खड़ा है तो एनडीए खड़ा है। मेरे सारे भाई एनडीए के खड़े हैं
और जो भी छोड़ कर गए थे, मैं पहले ही कहती हूं, आदर सम्मान के साथ वो फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधान सेवक सिर्फ एक ही है, मोदी। और मोदी के साथ खड़े होने से जो हम भारत मां के चरणों में, अपनी उस शक्ति के चरणों में हम पूजा कर सकते हैं, ये कांग्रेस इटालियन इनके साथ रहकर नहीं रह सकते। आज कांग्रेस एक रीजनल पार्टी बन के रह गई, वो दूसरे की रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में क्या जानती है? ठीक है, वो तो उनको अपने बीएलओ को भी वो खुद मानती है, उसके समान इस तरीके की भाषा को यूज करती है। ठीक है, मुझे शर्म आती है कांग्रेस के प्रभात भाई जो यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पर जिस हैसियत से बैठे हैं सर, मुझे लगता है कि आप उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल बाबा आपके भी नहीं है। वो कब क्या कह देते हैं, क्या उनके दिमाग में आता है, वो अपने ही अगेंस्ट, अपने ही कांग्रेस के लोगों के अगेंस्ट बोलते हैं। अभी खड़गे साहब ने बोला, अरे जाने दीजिए, जो जाने दीजिए, सब वापस ना बुलाइए। आप जानते हैं, आप यही कहते हैं कि सब चले जाएं, कोई वापस ना आए, क्योंकि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये बात भी थी कि अगर ये इतनी सारी बातें थी प्रभात जी, तो आखिर खड़गे साहब को तुरंत उस पर एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ा? बहरहाल ये आप लोग की आपस की बात है, इसको समझने की बात है। जो पब्लिक है, जनता है, वो समझ रही। जी भाई 10 सेकंड दीजिएगा, हाँ प्लीज। जी बताइए, जल्दी बताइए सर। जी अनुजा जी मेरी बड़ी बहन है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी भाषाई मर्यादा खोई है। चलिए कोई नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दिखता है, वो मेरी बड़ी बहन का कोई दोष नहीं। इन्होंने कहा थूक कर चाटने की बात, तो नीतीश कुमार जी के साथ जो ये गठबंधन है उसको क्या बोला जाएगा? बिहार में क्या बोला जाता है पता है आपको? बिहार में एक कहावत चलती है, और अगर मैं बोल दूं तो शायद नहीं, जो बिहार के लोग कोई भी असंसदीय चीज कम से कम मत बोलिएगा। मैं आपके बोलने से पहले मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, इन्होंने इटालियन बोला निखिल भाई। नहीं, ठीक है, भाषाई मर्यादा में देखिए, आप दोनों राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, बिल्कुल आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम आप दूरदर्शन जैसे चैनल पर आकर आप सभी लोग, अगर आप जान रहे हैं आप किसी बात के लिए आहत हुए तो ठीक है, आप अपना बड़ा दिल दिखाइए, लेकिन कम से कम भाषाई मर्यादा को बनाए रखिए। इन्होंने इटालियन बोला, ठीक है, मुझे घोर आपत्ति है। सोनिया गांधी इस देश की माननीय सांसद हैं, ठीक है, चलिए इटालियन बोल रही है उनको। ठीक है, मैं जोड़ रहा हूं विनोद मिश्रा को। मैं विनोद मिश्रा को लाना चाह रहा हूं इसमें। विनोद मिश्रा को मैं विनोद मिश्रा को लाना चाहता हूं। प्रभात जी आप सुनिए, एक बात विनोद जी, इस पूरे विमर्श में जो मैं जानना समझना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि मुद्दे कहीं ना कहीं एक बार फिर गायब होते जा रहे हैं। कभी मोदी पर हमला, कभी सनातन संस्कृति पर हमला, कभी इनकी हमला, कभी उनका हमला, और ये बड़ा व्यक्तिगत होता जा रहा है। क्या जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो गायब होते जा रहे हैं इलेक्शन से? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं अपने दोनों प्रवक्ताओं को, भाई अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम लोग उन्हीं के साथ में कुछ समझने जानने के लिए जी बिल्कुल, इसीलिए साथ जोड़ते हैं, आयोजन करते हैं। कम से कम पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग जब डिस्कशन करने बैठे हैं, एक आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर की बात आप करते हैं, तो आपका भी उतना ही बड़ा चैनल है ये, जितना अनुजा जी के है, सबका ये चैनल है। जी बिल्कुल, तो कम से कम इस बात का रखना चाहिए कि कम से कम पर्सनल अटैक नहीं हो। लेकिन बात ये है कि निखिल, जो बात आप मुद्दे की बात कर रहे थे कि कल का दिन सच में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा दिन था, और बड़ा दिन इसलिए भी था कि आप ये देखिए कि जो बचे रह गए हैं 28 दलों में से, वो लगभग अखिलेश यादव छोड़ के बाकी सारे दल उस मंच पे थे। तो वहां से कम कम इंडिया गठबंधन का एक एजेंडा बन सकता था, जो देश के लोगों को लगता कि ये इंडिया गठबंधन जो मिशन 2024 में निकला है, वो गठबंधन भी एक लड़ाई लड़ने के मूड में है और उसका ये एजेंडा है। लेकिन उस एजेंडा में अब हुआ क्या, ये प्रभात जी हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि पूरे भाषण को उन्होंने सुना होगा। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, या फारूक अब्दुल्ला हो, हर नेता के आप अगर उनके भाषण को सुने तो हर आदमी का नैरेटिव ये था कि जो डर गए वो चले गए, यहाँ पे जो लोग हैं वो डरे नहीं, इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं। तो कोई सवाल आपसे जरूर जनता देश के लोग पूछेंगे कि बाकी क्या लोग ये जो जमा हुए हैं वो सिर्फ डर से जमा हुए हैं कि कहीं उन पे अगली कार्रवाई ना हो। तो ये डर और ये एजेंसी, ये सारी कार्रवाई में आप जब देखते हैं तो आप ये संवैधानिक संस्थाओं और उसके जो ये रहा है उसके कार्यशैली पे उस पर सवाल उठाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये प्रभात जी आप देख लीजिए। आज ही क्यूरिटी पिटीशन, आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता और जिसके लिए अरविंद केजरीवाल का भी नोबेल पुरस्कार की बात करते थे, भारत रत्न की बात करते थे जैन साहब के बारे में, उनका बेल रिजेक्ट हो गया, नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको वापस जेल जाना पड़ा है।
तो ये ऐसे बयानबाजी से बात नहीं चलती है। जब कार्रवाई होती है तो आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता में से संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया थे, जो मॉडल ला रहे थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉडल जेल में है। बात ऐसे नहीं बनती है कि सिर्फ आप ये लगा दीजिए कि राहुल गांधी कहे कि मोदी की आत्मा कहाँ बहे। अरे भाई, तो आप जब नैरेटिव बनाते हैं तो उसके पास में आप कोई सब्सटेंशियल होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। और क्या ये पूरा जो इतने सारे लोग जमा हुए थे मुंबई के उस शिवाजी मैदान में, तो क्या इसलिए जमा हुए थे कि आपके ये शक्ति के भाषण सुने कि हम हिंदू की शक्ति के विरोध में ये करेंगे? आप एक ठोस एजेंडा लेके नहीं आ रहे हैं। जब आप हरियाणा की बात कर रहे थे तो मैं प्रभात जी उसको भी आपको याद दिलाऊं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो अभी आपके सीएम रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में आएंगे तो हम फ्री प्लॉट देंगे लोगों को। तो आपको देने के लिए लोगों के पास क्या है, ये बात आप हमसे बेहतर जानते हैं। चाहे वो 5 आपका न्याय योजना हो जिसमें 25 गारंटी हो, मोदी के गारंटी में आपके सामने में विकल्प क्या है, ये अभी तक आप देश को नहीं बता पाए। बिल्कुल ठीक है। दरअसल एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है कि अगर कल का जो बैठक थी या जो एक मुंबई में इतना बड़ा प्रदर्शन था, उस दौरान कुछ पब्लिक के लिए ठोस दिया जा सकता था बजाय पर्सनल अटैक करने के, तो शायद बेहतर होता। फिलहाल राजनीति आप लोगों को करनी है, आप लोग बेहतर जानते हैं। दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा। इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में बस इतना ही, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे जो किस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग में जुटी हुई हैं पार्टियां। मिशन दक्षिण पर बीजेपी, तो मुंबई रैली में विपक्षी एकता दिखी। उत्तर दक्षिण के नैरेटिव पर बीजेपी का मिशन दक्षिण माकूल जवाब बनकर उभरा है। किस तरह से माकूल जवाब बनकर उभरा है ये हम आपको बताते हैं, और किस तरह से दोनों ही पक्ष आपस में जनता के बीच में नमूदार हो रहे हैं। उत्तर दक्षिण के नैरेटिव पर बीजेपी का मिशन दक्षिण माकूल जवाब बनकर उभरा है। पीएम मोदी के मिशन साउथ ने एनडीए 400 पार के नारे को बल दिया है। पिछले हफ्ते में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसंपर्क का अभियान तेज किया है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों को एक तरह से कहा जाए तो टारगेट किया गया है और वहां पर जनसंपर्क अभियान तेज किया है। पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में पीएम मोदी ने रैली की है आंध्र प्रदेश में और एक नई शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश में एनडीए के विस्तार ने लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बनाया है। पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में जुड़े हैं। पीएम मोदी के मिशन साउथ में तमिलनाडु की 39 सीटें और केरल की 20 सीटें शामिल हैं। वहीं इस मिशन में आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17, साथ ही साथ कर्नाटक की 28 सीटें भी जुड़ी हुई हैं। पीएम ने कहा था कि इस बार वो कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचे हैं, तो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ये लाने की कोशिश में है बीजेपी का विस्तार। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु की धरती पर परिवर्तन की आहट देख रहा हूं।
क्षेत्रीय दलों के वंशवाद और भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। उधर मुंबई की रैली में विपक्षी गठबंधन ने पीएम मोदी के हैट्रिक को रोकने का ऐलान किया। शीर्ष नेताओं ने किसी एजेंडे के बजाय सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा बनाया है। मंच से कहा गया कि जो डर गए वो चले गए, जो नहीं डरे वे साथ खड़े हैं। तो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा बनाया गया और कहा जो डर गए वो चले गए, जो नहीं डरे वो साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सीटों को लेकर क्या तालमेल हो, यह गठबंधन में बड़ा सवाल बना हुआ है। एमवीए के सभी दल मुंबई रैली में जुटे, लेकिन महाराष्ट्र में किसे कहां लड़ना है ये पता नहीं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने गठबंधन की रैली से दूरी बनाई रखी। अखिलेश यादव का ना आना भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। वहीं तेजस्वी यादव मंच पर आकर भी और सीट देने को तैयार नहीं है। मंच पर तो आए तेजस्वी यादव, लेकिन कांग्रेस को और सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अगले कुछ दिनों में सीडब्ल्यूसी और बीजेपी की सीईसी की बैठक से चुनाव की तस्वीर कुछ और साफ होने वाली है। तो इस तस्वीर पर भी बात करेंगे। और उत्तर दक्षिण के नैरेटिव पर बीजेपी का मिशन दक्षिण माकूल जवाब बनकर उतरा है। तो हम दक्षिण भारत में बीजेपी के मिशन साउथ की बात कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आपको पहले तो सबसे लिए चलेंगे लाइव शिवमोगा कर्नाटका में, जहां पर पीएम मोदी लाइव इस वक्त हैं, वो भाषण दे रहे हैं। बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार। विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए ई बारी नानूरू मेरे ಈ बारी साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने बीजेपी का काम देखा है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं विकास, गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो। कांग्रेस का दूसरा हथकंडा है अपने झूठ को ढकने के लिए नए झूठ बोलो। कांग्रेस का तीसरा हथकंडा है जब पकड़े जाओ तो अपनी करतूतों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ दो। हर चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग बड़े बड़े झूठे वादे करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस ने यही किया।
और अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। कभी वो केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, कभी मोदी पर आरोप लगा रही है, तो कभी दूसरी पार्टियों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी लोगों की भलाई करने की नहीं होती। कांग्रेस का केवल एक ही इरादा होता है, लोगों को लूटना, अपनी जेब भरना। इसलिए कांग्रेस को जब से कर्नाटका में मौका मिला है, तो इन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे। और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है, और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं, उनका गुस्सा समझ रहा हूं। कांग्रेस सरकार के ऐसे रवैये के बीच बहुत जरूरी है कि कर्नाटका की लोकसभा की हर सीट पर बीजेपी एनडीए को विजय मिले। बीजेपी एनडीए के सांसद कर्नाटका के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, यहां केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने में मदद करेंगे। साथियों, कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। तो आप देख रहे थे कर्नाटक के शिवमोगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कांग्रेस पर हमलावर थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर। फिलहाल जब हम प्रचार की बात करते हैं तो हमने अपनी खबर में बताया कि किस तरह से दोनों ही पक्ष खुलकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कल मुंबई में जो इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक नहीं बल्कि एक रैली कही जाए, वहां पर राहुल गांधी समेत सारे लोग मौजूद थे और उसके बाद जो कुछ वहां कहा गया उस पर बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से पलटवार भी हुआ। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए शिशिर मुंबई से और शैलेंद्र मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपके पास आते हैं। आपने अभी प्रधानमंत्री को सुना और वो फिर एक बार उन्होंने कल मुंबई की रैली का जिक्र किया, जिस तरह से शक्ति की बात आई कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और उससे हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई है, किस तरह से देखते हैं ये परवान चढ़ेगा चुनाव का प्रचार? मुंबई अब उसकी एक जिसको कहते हैं सेंटर पॉइंट होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि कल जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो विपक्षी दल है वो सब एक साथ यहाँ पर आए
और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वो अंतिम चरण था, जिसमें मंच पर सभी जो विपक्ष नेता दिखाए गए। हालांकि राहुल गांधी द्वारा दिए गए जो भाषण है उस पर इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है। खास तौर पर जो एनडीए के लीडर्स हैं उनकी तरफ से अगर बात कहें तो उन्होंने जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया, शक्ति शब्द का उपयोग किया। हालांकि इसके ऊपर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो मंत्री है उन्होंने भी इस पर जो है टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की टिप्पणियां राहुल गांधी करते हैं ऐसे में सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी उनको संभालने की जरूरत पड़ती है। और इसी का नतीजा ये रहा कि कल उनके भाषण के बाद जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी उस पर जो है जवाब जो है कांग्रेस अध्यक्ष को देना पड़ा। हालांकि ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रैली के जरिए हालांकि इन सभी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में इस रैली के बाद अब माहौल और गर्माता जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीटों का बंटवारा, हालांकि इस पर कुछ स्पष्टता आनी बाकी है। खासतौर पर महाविकास आघाड़ी के खेमे से इस पर अगर देखा जाए कौन कितने सीटों पर कहाँ लड़ेगा स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें एनडीए की तो बीजेपी ने 20 सीटों का ऐलान तो कर दिया महाराष्ट्र में, लेकिन आज अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना की तरफ से जो है सीटों का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि एक 10-15 मिनट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उनके जरिए कहाँ कौन से प्रत्याशी होंगे शिवसेना के वो घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में एनडीए यहां पर अगर देखा जाए तो बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं आई है। हालांकि कल सभी दिग्गज नेता महाविकास आघाड़ी के मुंबई में थे, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस पर कोई पुख्ता फैसला होगा, ठीक है, नंबर सामने बिल्कुल। और अभी तक कुछ आया नहीं है और सभी की निगाहें उस पर निश्चित तौर पर लगी हुई हैं। दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की सियासत की बात कर ले शैलेंद्र, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो सीईसी पर सबकी निगाहें हैं, बीजेपी की अगली लिस्ट, और कांग्रेस क्या कुछ लाने जा रही है, सीडब्ल्यूसी पर भी निगाहें हैं। क्या कुछ बताएंगे, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जो राजनीतिक दल है वो इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे। बीजेपी की कोर ग्रुप की आज बैठक है और 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की बात कर ले, साथ ही साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन राज्यों में जो बची हुई सीटें हैं या बिहार जैसे राज्य जहां पर अभी कोई ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, उन पर मंथन होगा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ और अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं उनके साथ अलग से बैठकों का दौर चलेगा शाम को। तो इसमें कोशिश ये होगी कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होगी जो संभवतः परसों हो सकती है, उसमें उसके बाद फिर कम से कम 150 या उससे ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कवायद यह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाए। पहले 2 सूची आ चुकी है, 195 उम्मीदवारों की और 72 उम्मीदवारों की। यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो इंडी गठबंधन की कल न्याय यात्रा के समापन पर जो रैली हुई उसमें देखिए अखिलेश यादव नहीं थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में बहुत सारी बातें कही, समर्थन दिया, लेकिन मंच पे न रहना ये अपने आप पे एक सवाल खड़ा करता है। और दूसरी बात यह है कि हर चुनाव का एक कोई बयान बहुत टर्निंग पॉइंट होता है। तो क्या राहुल गांधी ने जो बयान दिया शक्ति को लेकर और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा कि ये 2024 का जो चुनाव है वो शक्ति के उपासक और विनाशक के बीच है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का प्रयोग मां शक्ति के लिए होता है। ठीक है, उस पर बहुत सारी बात कर चुके हैं। आपका पॉइंट आ गया। जी शैलेंद्र, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास समय आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात बताने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।